Hello guys, in my last lectures I was discussing type of functions, ठीक है, and today also we are going to continue this topic. जैसे कि अब तक मैंने 9 टाइप ऑफ फंक्शंस आपको बता दिए थे, तो आगे जो भी टाइप्स है वो हम लोग आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन, ये 10th टाइप में आएगा आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन, सपोज मैं R to R ले रही हूँ, माई फंक्शन फ्रॉम R to R एंड डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x फॉर ऑल x इन R। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसके हर एक एलिमेंट की इमेज वो एलिमेंट खुद होता है, हर एक एलिमेंट की इमेज एलिमेंट इटसेल्फ होता है। तो क्या है यहाँ पर fx इज इक्वल टू x, R to R पर यही आइडेंटिटी फंक्शन है, हर एक एलिमेंट की इमेज वो खुद ही आ रहा है, आइडेंटिटी, ठीक है। सो दिस if your function is this, then f is called an identity function on R। ठीक है, ये तो हमारा सिंगल फंक्शन है, आइडेंटिटी ऐसा ही, ठीक है, यूनिक है ये फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि क्या ले रहा है ये, इवन हमने जितने भी फंक्शन कंसिडर किए हैं अभी तक, जितने भी फंक्शन डिस्कस किए अभी तक, वो सारे क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है? एक रियल नंबर ही आ रहा है ना। दैट इज जो कोडोमेन होता है हमारा, वो क्या होता है? या तो R होता है या फिर R का सबसेट होता है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस जिनके अंडर हर एक एलिमेंट की, डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज क्या आ रहा है? एक रियल नंबर आ रहा है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। एनीवे, चलो, सो दिस इज नॉन एज एन आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट हम लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये तो यूनिक है, इसके तो कोई टाइप नहीं होंगे, सिंगल है ये तो, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन नाम से ही साउंड हो रहा है। तो कांस्टेंट फंक्शन वो होगा जिसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज क्या हो? एक फिक्स कांस्टेंट हो। सपोज मैंने एफ फंक्शन लिया है जो कि सपोज ए सेट टू बी सेट पे जा रहा है, बी इज द सबसेट ऑफ आर, नो डाउट है ना। कोडो में हम आर भी ले सकते हैं और हम कोई आर का सबसेट भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड योर फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू योर डोमेन ए, वेर के बिलोंगिंग टू आर इट्स फिक्स्ड, ठीक है। के कोई भी रियल नंबर है बट वो क्या है? एट ए टाइम फिक्स्ड है। तो यहां से क्या हो रहा है? डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है? के ही आ रहा है। मतलब अगर आप एरो डायग्राम अगर देखते हो, ठीक है, एरो डायग्राम देखते हो, यहाँ पर ए बी सी डी अगर ये एलिमेंट है, यहाँ पर के पी क्यू आर ये एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट की इमेज क्या हो रही है? ये के ही हो रहा है। फंक्शन है ना, सारे एलिमेंट एसोसिएट है और हर एक एलिमेंट केवल एक से ही एसोसिएट है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना एक एलिमेंट किसी दूसरे से भी एसोसिएट हो रहा है। फंक्शन तो है ना, 1-1 कभी नहीं होगा, 1-1 कभी नहीं होगा, क्योंकि 1-1 फंक्शन में तो क्या होनी चाहिए? डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, है ना। तो हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन है वो कभी 1-1 तो कभी नहीं हो सकता। ऑन टू हो सकता है प्रोवाइडेड कोडोमेन में क्या हो गया? एक ही एलिमेंट हो, कोडोमेन क्या हो? एक सिंगलटन सेट हो, तो ये ऑन टू हो जाएगा। अगर मैंने लिया एफ फ्रॉम ए बी सी डी टू के and defined by like this, ठीक है, then f is on to, but f never be 1-1। क्लियर है? तो जो कांस्टेंट फंक्शन है अगर उसका कोडोमेन ऐसा रहे जिसमें सिंगलटन एलिमेंट है जो कि वो कांस्टेंट इटसेल्फ है, तो वो कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या हो सकता है? ऑन टू तो हो सकता है, बट ये 1-1 तो कभी नहीं होगा। नाम से ही पता चल रहा है ना, 1-1 कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट की इमेज एक सिंगल नंबर रहेगा, डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं रहेगी, है ना। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल आए, सिंस अभी आपको 1-1 एंड ऑन टू पता है, तो आप इजीली बता सकते हो कौन सा 1-1 होगा, कौन सा ऑन टू होगा, लाइक दैट। क्लियर? ये 1-1 कब होगा? ये 1-1 हो जाएगा जब डोमेन और कोडोमेन दोनों में क्या हो? एक ही एलिमेंट हो।
लाइक पॉसिबल है, बट इतना ट्रिवियल तो बिल्कुल नहीं आता हमारा फंक्शन। ओके चलो, तो ये हमारा रहता है कांस्टेंट फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन तो ऑलवेज 1 1 रहेगा, ऑलवेज 1 1 रहेगा ना। ये तो हर एक एलिमेंट की इमेज वो खुद है, मतलब तो 1 1 हो ही रहा है, समझ में आ रहा है। ऑन टू के लिए फिर आप क्या करना, जो डोमेन, इनफैक्ट जो डोमेन है वो ही अगर आपने कोडोमेन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये ऑन टू भी हो जाएगा, है ना। सिंस अभी मैं बता चुकी हूँ तो आप इजीली बता दोगे कौन सा फंक्शन 1 1 है और कौन सा ऑन टू है टाइप। एनीवे चलो, ये दो फंक्शन है। नेक्स्ट हम लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव फंक्शन। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फंक्शन। तो किसी फंक्शन को हम पॉजिटिव या नेगेटिव कॉल करेंगे, ये उसके डोमेन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये उसके डोमेन पे डिपेंड करेगा। सपोजिट एफ मैंने फंक्शन लिया है, तो ये डोमेन D2 आर या आर के किसी सबसेट पे डिफाइंड है। ठीक है, तो एफ इज पॉजिटिव, एफ क्या होगा, पॉजिटिव हो इफ एफ एक्स इज f x is strictly greater than 0 for all x in D, not R डोमेन। पॉजिटिव फंक्शन बोला मैंने, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए अगर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है, मतलब हर एक पॉइंट की जो इमेज आ रही है, वो क्या आपका पॉजिटिव नंबर है, तो उस फंक्शन को आप क्या बोल दोगे, पॉजिटिव फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1 और डोमेन को सपोजिट मैंने आर ही ले लिया, ले सकते हैं ना डोमेन तो कुछ भी। तो यहाँ पे देखो कोई भी रियल नंबर पुट किया तो क्या आ रहा है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इन आर ना। पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, 0 कभी नहीं होगा, तो ये क्या हो जा रहा है हमारा पॉजिटिव फंक्शन। ऐसे ही नेगेटिव फंक्शन, नेगेटिव फंक्शन होगा इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन D। डोमेन D के हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है, दैट इज डोमेन D के हर एक पॉइंट की इमेज क्या आ रही है, अगर लेस देन 0 नेगेटिव आ रही है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल सेम ही ले लेते हैं, इसका नेगेटिव कर देते हैं, x² + 1 वेयर x बिलोंगिंग टू R। आर को मैंने डोमेन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखती हूँ ना, कोई भी रियल नंबर में पुट करती हूँ, वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव ही आएगी ना, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव फंक्शन। ठीक है, और आता है नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है, नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। तो बताया था मैंने आपको, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर बात आ रही है तो उसमें 0 कभी नहीं आएगा, बट अगर नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव की बात आ रही है तो उसमें 0 इंक्लूड हो जाएगा, है ना। बताया था ना नंबर सिस्टम, नंबर सेट जब मैं बता रही थी, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन जब भी आ रहा होता है तो 0 इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो यही फंक्शन है, ये भी डोमेन पे डिपेंड करेगा। D2 सपोजिट R पर ही डिफाइंड है, R के कोई सबसेट पे भी हो सकता है, ठीक है ना, कोडोमेन कुछ भी हो सकता है हमारा। तो है हमारा नॉन पॉजिटिव फंक्शन होगा, नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, जो कि पॉजिटिव नहीं है। नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं है, तो क्या है, नेगेटिव है, और 0 भी हो सकता है। तो अगर आपको मिल जा रहा है दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन द इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन D। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन पॉजिटिव फंक्शन। ऐसे ही नॉन नेगेटिव फंक्शन, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, जो नेगेटिव नहीं है मतलब या तो पॉजिटिव है और
0 है, तो ये क्या होगा, अगर आपको मिल जा रहा है एफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन डी, नॉन नेगेटिव दैट इज एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन पॉजिटिव दैट इज एफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन डी। ठीक है, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर ले लो, सिंपल सा एग्जाम्पल है, ले सकते हैं ना एक्स स्क्वायर। तो एग्जाम्पल, अगर मैंने फंक्शन एफ लिया है जिसका डोमेन में आर टू आर ही ले रही हूँ, डोमेन आर है, डोमेन भी आर है, और एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने लिया है एक्स स्क्वायर, तो ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा ना फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन। ठीक है, तो ये क्या आ जा रहा है, कौन सा फंक्शन आ जा रहा है, ये नॉन व्हाट, नॉन इट इज पॉजिटिव ना, हाँ तो नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 है तो क्या आ जाएगा, नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं है। और अगर मैंने ऐसे लिया, और अगर मैंने सेम डोमेन और कोडोमेन पे एफ एक्स इज इक्वल टू सपोजिट माइनस ऑफ आर स्क्वायर ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन दैट इज इन द आर। तो ये नेगेटिव और 0 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव नहीं है, तो नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, पॉजिटिव फंक्शंस, पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शन पूछा जाए या फिर नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन की। इससे तो काफी फेमिलियर होंगे आप, इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, अच्छा ओके, तो जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये तो क्या हो रहा था, हमारा डोमेन का नेचर हो रहा था, डोमेन पे डिपेंड कर रहा था ना, कि डोमेन में अगर हमें ऐसा रिस्पेक्टिवली मिल रहा है तो हम फंक्शन को बोल देंगे पॉजिटिव नेगेटिव या नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। ठीक है, इवन ऑड ऐसा कोई नेचर नहीं है ये तो। ठीक है, इवन के लिए क्या होना चाहिए, अगर फंक्शन में अगर आपने x को रिप्लेस कर दिया बाय माइनस एक्स है, तो अगर आपको मिल जा रहा है सेम एज एफ एक्स, अगर फंक्शन के रूल में, फंक्शन की डेफिनेशन में आपने x को रिप्लेस कर दिया बाय माइनस एक्स और फिर भी आपको सेम ही फंक्शन मिल रहा है, ठीक है, ये बोल लो, या फिर एफ एट माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये बोल लो, दोनों में से कुछ भी, देन एफ इज कॉल्ड इवन फंक्शन। ठीक है, और ऐसे ऑड, अगर आपको एफ एट माइनस एक्स क्या मिल जा रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स मिल जा रहा है, फंक्शन में आपने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो आपको क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ फंक्शन, माइनस ऑफ फंक्शन का जो भी रूल है, या फिर आप बोल सकते हो एफ एट माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन एफ इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन। ठीक है, अच्छा ओके, अब मुझे ये बताओ, क्या सारे ही फंक्शंस इवन और ऑड होते हैं क्या? क्या सारे ही फंक्शंस इवन या फिर ऑड होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शंस या तो इवन हो या फिर ऑड हो। बहुत से फंक्शंस ऐसे होते हैं जो ना तो इवन होते हैं ना ही ऑड होता है, तो ये कोई कंपल्सरी नेचर नहीं है फंक्शंस का। क्योंकि बच्चे ये मान के चलते हैं कि फंक्शन है तो या तो वो इवन होगा या फिर ऑड होगा ही, जरूरी नहीं है। ठीक है, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट every function is either even or odd। ठीक है, there are many functions, those are neither even nor odd। ठीक है, चलो ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू एक्स लिया, या एफ एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिया। तो यहाँ पर देखो एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस किया, अगर इसमें आपने
इस फंक्शन में अब अगर आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो e रेज टू माइनस एक्स मिल रहा है, जिसको आप ना तो एफ एक्स लिख पाओगे ना ही आप इसे माइनस ऑफ एफ एक्स लिख पाओगे। ये तो फंक्शन ही चेंज हो गया ना, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन हो गए, नो डाउट। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो यहाँ पर तो सेम रहेगा, बट यहाँ पर क्या जाएगा नेगेटिव, और ये भी सेम रहेगा पॉजिटिव। तो ना तो ये आपका एफ एक्स रहा ना ही माइनस ऑफ एफ एक्स रहा। ठीक है, सो neither even nor odd, तो ध्यान रखना है ना, बहुत बेसिक है। चलो अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं इवन ऑड फंक्शंस के। मैंने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम मॉड एक्स। ये मैंने फंक्शंस लिए। अब हम देखते हैं कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। ठीक है, अच्छा तो फर्स्ट लेते हैं। तो यहाँ पर x को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स से, तो माइनस ऑफ एक्स टू द होल स्क्वायर, दैट इज क्या मिल जा रहा है एक्स स्क्वायर। तो ये तो क्या आ रहा है, सेम फंक्शन ही आ जा रहा है आपका, क्योंकि इवन अगर कोई फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसकी सारी पावर क्या इवन है, होगे से वो तो क्या रहेगा, इवन फंक्शन ही रहेगा ना। ठीक है, तो ये क्या आ जा रहा है हमारा इवन फंक्शन। ओके, सेकंड को मैं लेती हूँ, x को मुझे रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, तो क्या मिल जा रहा है cos ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस ऑफ एक्स टू द होल स्क्वायर। ठीक है, तो cos तो क्या करता है, नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और माइनस ऑफ एक्स टू द होल स्क्वायर सेम एज एक्स स्क्वायर, तो क्या मिल रहा है आपको, सेम फंक्शन ही मिल जा रहा है, करेक्ट ना। तो ये भी क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। थर्ड, ये तो मेरे सिंपल से टर्म ली है, चलो कोई बात नहीं। x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो साइन ऑफ माइनस एक्स। अब साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, साइन नेगेटिव को बाहर साइन कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, मतलब क्या हो जा रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स क्या है आपका एफ एक्स, तो क्या मिल जा रहा है माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये क्या हो जा रहा है हमारा ऑड फंक्शन हो जा रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट, ओके ये देखो अभी जो मैंने बोला, अगर फंक्शन क्या आ रहा है, इवन पॉलिनोमियल आ रहा है, तो वो क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। मतलब फंक्शन इवन पॉलिनोमियल से मेरा मतलब है एक्स की सभी पावर्स क्या आ रही है, इवन नंबर्स आ रही है। ठीक है, तो क्या रहेगा, इवन फंक्शन ही रहेगा, क्योंकि माइनस एक्स से अगर आप रिप्लेस कर देते हो तो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। तो क्या मिल रहा है, एक्स रेज टू 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर सेम एज एफ एक्स। तो ये भी क्या हुआ हमारा इवन फंक्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिफ्थ। ओके, ऑड पॉलिनोमियल, सॉरी इवन पॉलिनोमियल मतलब एक्स की सभी पावर क्या इवन है। अगर मैंने बोला ऑड पॉलिनोमियल मतलब एक्स की सभी पावर्स क्या आ रही है, ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एक्स की 2 टर्म है और इन पे पावर क्या है, ऑड है, तो वो क्या होंगे, ऑलवेज ऑड ही फंक्शन रहेंगे, क्योंकि x को माइनस एक्स से आपने रिप्लेस किया तो क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस माइनस ऑफ एक्स, यहाँ से माइनस ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ से माइनस एक्स, टेक नेगेटिव आउटसाइड, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स मिल रहा है, जो कि क्या है आपका फंक्शन है। तो हमें क्या मिल जा रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये क्या हो जा रहा है हमारा ऑड फंक्शन हो जा रहा है। ओके, अब जो नेक्स्ट है उसमें क्या आ रहा है, उसमें हमारे पास मोड फंक्शन आ रहा है। अच्छा, तो जो मोड फंक्शन है वो इवन होगा या ऑड, जो मोड फंक्शन है वो इवन होगा या फिर ऑड, ऑलवेज इवन रहेगा ना, क्योंकि वो तो नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एफ एक्स माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस ऑफ एक्स टू द मोड। ये क्या मिल रहा है आपको,
एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो अब यहाँ पर नेगेटिव ऑफ एक्स है, नेगेटिव ऑफ एक्स है। अब एक्स मेरे पास जो नंबर है वो तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्योंकि वो तो वेरिएबल है, ठीक है। बट जब भी मोड में अगर नेगेटिव आ रहा होता है, ध्यान देना बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ पर वो रूल लगाने लग जाते हैं कि माइनस एक्स आ रहा है मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो मोड को वो रिमूव कर देते हैं माइनस से। व्हाट आई एम सेइंग इज, कल मैंने डेफिनेशन मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ना कि ये रहेगा x अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है, ये रहेगा माइनस एक्स अगर x आपका लेस देन 0 है ना। तो यहाँ पर माइनस ऑफ x आता है, तो बच्चे वो चीज भूल जाते हैं कि x तो हमारा वेरिएबल है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो उसको तो हम नहीं देख सकते, वो ये बात तो भूल जाते हैं। वो जस्ट ये देख लेते हैं यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स है मतलब क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब मोड को किससे रिमूव करेंगे हम, माइनस से। गेटिंग माई पॉइंट ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, अगर आपके पास मोड है और मोड के अंदर कुछ भी आ रहा है, इस कुछ भी के बारे में आपको नहीं पता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। दैट्स वाई आप जब तक आपको नहीं पता कंफर्मली तब तक आप इसका मोड नहीं हटा सकते। बट अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव को तो क्या मोड एब्जॉर्ब कर लेता है, नेगेटिव को तो क्या मोड एब्जॉर्ब कर लेता है और मोड मेंटेन रहेगा, एज इट इज रहेगा। क्यों रहेगा, बिकॉज आपको जब तक नहीं पता होता है कि इसके अंदर जो भी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू गिवन डोमेन, आप मोड को रिमूव नहीं कर सकते हो, बताया था ना मैंने सर, सेम। तो यहाँ पर नेगेटिव को तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि अभी मुझे एक्स के बारे में पता नहीं है कि एक्स एक्चुअल में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेम फंक्शन एफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका इवन फंक्शन, दैट्स ऑल। चलो एक फंक्शन और ले लेते हैं, ये मैं लॉग वाला है, ठीक है। सपोज इट मैंने एफ एक्स को लिया है लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और मुझे इसे बताना है कि ये नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। तो जैसे कि मैंने अभी लिखा था, या तो आप ये शो कर दो या फिर ये जो भी इक्वेशन मिलेगी उसको इक्वल टू 0 शो कर दो, ठीक है। तो जब भी आपके पास लॉग वाला अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आप या तो ये लेना या फिर इवन के लिए क्या रहेगा एफ एट माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब तो आप इट्स अप टू यू, आप अगर कोई फंक्शन आता है तो आप ये टर्म भी ले सकते हो और ये टर्म भी ले सकते हो। अगर आपने ये टर्म ली और आप बता दे रहे हो कि दिस टर्म इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा वो इवन फंक्शन, और अगर आप ये टर्म ले रहे हो और सिंप्लीफाई करके बता रहे हो कि दिस टर्म इज इक्वल टू 0 तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो आप ये भी ले सकते हो, और जब भी आपके पास लॉग अगर आता है तो आपको इनमें से ही कोई लेना रहेगा, क्लियर है। ओके तो यहाँ पर मेरे पास फंक्शन आ रहा है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे बताना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड। तो एफ एक्स है तो पहले तो x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो क्या मिल जाएगा log ऑफ माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर विच इज सेम एज एक्स स्क्वायर ना, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन आता है मैं एफ एक्स माइनस एक्स लूँ या एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स लूँ, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा, देखो अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो लॉग प्लस लॉग तो क्या हो जाएगा, मतलब तो क्या मिल जाएगा आपको log ऑफ x प्लस log ऑफ y मिल जाएगा, तो ये तो log ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। अगर आप माइनस लेते हो तो क्या मिल जाएगा log ऑफ एक्स बाई वाई, ठीक है ना। तो डिपेंड करेगा इसका जो आर्गुमेंट है वो क्या है उसको देखते हुए। अब अगर मैं आर्गुमेंट को देखती हूँ तो क्या मिल रहा है x प्लस दिस और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस दिस, मतलब इसको मैंने a कंसीडर किया इसको b कंसीडर किया, तो यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी। तो अगर a प्लस बी और a माइनस बी ये दो टर्म आ रही है तो हम चाहते हैं कि इनका प्रोडक्ट हो जाए ताकि हमें मिल जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना फॉर्मूला। तो ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में कब आएगी, ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में कब आएगी जब लॉग में क्या हो प्लस हो, क्लियर। तो यहाँ पर हम लेंगे
क्योंकि कुछ रूल भी तो ऐसा मिलना चाहिए ना जिसकी हम आगे बात कर सके। जैसे ये टर्म इसको देखते हुए पता चल रहा है कि ये मिल जाएगा, तो हम लेंगे यहाँ पर एफ एक्स प्लस एफ एक्ट माइनस एक्स। तो दिस प्लस दिस, दैट इज log of x plus square root of x square plus 1 plus log of minus x plus square root of x square plus 1। तो ये क्या जाएगा log of this into this। अब this into this क्या दे देगा, वही a माइनस बी a प्लस बी। तो ये क्या जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या मिल जा रहा है log ऑफ 1, जो कि क्या रहेगा 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जा रहा है एफ एक्ट माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एफ एक्ट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या हो जा रहा है आपका ऑड फंक्शन है ना। तो स्पेशली जब भी log वाला अगर आता है ना, तो वो आप ये वाली टर्म ही लेना, तो या तो ये या फिर माइनस, वो डिपेंड करेगा कि आपका आर्ग्यूमेंट क्या हिंट दे रहा है। ठीक है, एक तो लॉग फंक्शन में आप ऐसा कर सकते हो, या फिर कुछ और फंक्शन आए तो आप तभी भी आप या तो ये या फिर माइनस ये लेके सॉल्व करो, और सिंप्लीफिकेशन पे बट वहां पे 0 आ जाना चाहिए, तभी ये यूजफुल रहेगा, अदरवाइज तो नहीं रहेगा ना। ठीक है, चलो ओके, सो इट वाज अवर इवन एंड ऑड फंक्शन। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बाउंडेड फंक्शन। हाँ, एक्चुअली बाउंडेड फंक्शन से पहले मैं आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन बता देती हूँ। ठीक है, ओके, तो बेसिकली एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन ना कॉल करते हुए मैं एक रिलेशन लेती हूँ, है ना, एक्स और वाई में। ठीक है, और वो रिलेशन क्या हो रहा है, अगर वो रिलेशन अगर हमारा फंक्शन है तो उसको हम बोल देंगे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन। व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं बोल रही हूँ मैं यहाँ पर एक्स और वाई में एक रिलेशन ले रही हूँ। ठीक है, अब ये रिलेशन से ही फंक्शन मिलेगा, बताया था ना मैंने कि रिलेशन से ही फंक्शन मिलता है अगर वो जो पर्टिकुलर डेफिनेशन को फुलफिल करता है तो। अच्छा ओके, तो एक्स और वाई में अगर मैंने एक रिलेशन लिया, वो केवल रिलेशन भी हो सकता है और वो फंक्शन भी हो सकता है। अगर फंक्शन है तो उसे हम क्या बोल देंगे, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, अदरवाइज वो हो जाएगा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन या रिलेशन। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ, मैं एक्स और वाई में एक रिलेशन ले रही हूँ। ठीक है, जो अगर कुछ डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है तो उसे हम एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट बोल देंगे। एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट रिलेशन कॉल कर देंगे। अगर वो रिलेशन क्या है, फंक्शन है, तो उसे हम बोल देंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब सपोजिट मैंने एक्स और वाई में रिलेशन लिया है, एक्स और वाई में रिलेशन लिया है, जहाँ पे यूजुअली वाई को तो हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स को क्या बोलते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही बोलते हैं ना हम, अभी तक ये पढ़ते आ रहे हैं ना। वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सपोजिट, है ना। ओके, अगर मैं लिख पा रही हूँ वाई इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एक्स, मेरे पास एक्स और वाई में कोई रिलेशन है ना, वो फंक्शन भी हो सकता है या केवल रिलेशन भी हो सकता है, दैट्स ऑल। अगर मैं लिख पा रही हूँ वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख पा रही हूँ, ठीक है, तो वो जो रिलेशन या वो फंक्शन है उसको हम बोल देंगे एक्सप्लिसिट। रिलेशन और फंक्शन, अगर वो फंक्शन है तो समझ में आया। वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स अगर आप लिख पा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट रिलेशन या फिर एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अगर आप वाई कैन नॉट बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एक्स, अगर आप वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है, उस रिलेशन से या उस फंक्शन से, ठीक है, तो फिर वो हो जाएगा इम्प्लिसिट। आया समझ में, सीधी सी बात है,
कोई आपके पास एक्स और वाई में रिलेशन है, वो कैसा भी रिलेशन हो सकता है ना, वो एल्जेब्राइक रिलेशन भी हो सकता है आपका, वो ट्रांसीडेंटल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख पा रहे हो उससे, ठीक है, तब तो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट रिलेशन या फंक्शन। और अगर नहीं लिख पा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट रिलेशन या फिर फंक्शन। ठीक है, अच्छा ओके। अब इसका उल्टा भी अगर आप बात कर सकते हो, y इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हो या फिर x इन टर्म्स ऑफ y, दोनों ही चलेगा। क्यों? बिकॉज x और y तो क्या होते हैं, डमी वेरिएबल होते हैं, दे आर द डमी वेरिएबल। आप बाद में y और x को इंटरचेंज कर सकते हो ना, क्या ही फर्क पड़ेगा, दे आर द डमी वेरिएबल। ठीक है, हम स्टैंडर्ड ये लेते आ रहे हैं कि y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट, बट आप देखते हो ना समटाइम्स ये चेंज भी हो जाता है, समटाइम्स ये चेंज भी हो जाता है कि x डिपेंडेंट हो जाता है और y इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो सीधी सी बात है, कोई भी आपके पास रिलेशन है उसमें से अगर एक वेरिएबल को अदर वेरिएबल की फॉर्म में आप लिख पा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट। अगर किसी भी वेरिएबल को या तो x को इन टर्म्स ऑफ y या फिर y को इन टर्म्स ऑफ x आप नहीं लिख पा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट। सीधा सीधा समझ में आ गया, मोटा मोटा, बस इतना ही सिंपल है, जो कि बच्चों को फिट नहीं होती इतनी सी डेफिनेशन। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा x² प्लस x+1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ से देखो x तो क्या जाएगा 1 प्लस y² इज इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या दे रहा है, -1/1 प्लस y²। तो x को इन टर्म्स ऑफ y में लिख पा रही हूँ ना, x को इन टर्म्स ऑफ y में लिख पा रही हूँ, तो यहाँ पर बोलते हैं तो x को डिपेंडेंट बोल दो, y को इंडिपेंडेंट बोल दो, या फिर दे आर द डमी वेरिएबल तो आप नेचर चेंज कर दो, इट्स सिंपल बेसिकली। ठीक है, तो किसी भी एक वेरिएबल को अदर की फॉर्म में लिख दे रही हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सप्लिसिट। और अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 0, या फिर सपोजिट मैंने ले लिया y³ इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने ले लिया x³ ले लिया, सबसे बेस्ट। तो किसी भी एक वेरिएबल को आप अदर की फॉर्म में लिख पाओगे क्या, किसी भी एक वेरिएबल को आप अदर की फॉर्म में लिख पाओगे क्या, यहाँ पर नहीं लिख पाओगे, तो ये आपका क्या है, ये आ जाएगा आपका इम्प्लिसिट रिलेशन। ठीक है, अब वही मैंने बोला है बार बार कि अगर वो रिलेशन फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है तो आप रेस्पेक्टिवली बोल दोगे एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस अब इसी को हम लोग डेफिनेशन को लिख लेते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है, if dependent variable say y can be expressed in terms of independent variable say x. If dependent variable y can be expressed in terms of independent variable say x, then that function is called explicit function, है ना, मतलब x और y में कोई रिलेशन है, वो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है इन द रेस्पेक्टिव डोमेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मिल जा रहा है y इज इक्वल टू sin x+1 टाइप, है ना, या तो ऑलरेडी एक्सप्रेस है, या अगर आपको मिल जा रहा है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 है, जहाँ पर कंडीशन गिवन है कि y इज पॉजिटिव, कंडीशन गिवन है y इज पॉजिटिव,
तो यहाँ से x इज इक्वल सॉरी तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द स्क्वायर रूट। अगर ये नहीं होता तभी भी आप ऐसा लिख सकते हो, बट तब क्या जाता प्लस माइनस वन आ जाता, प्लस माइनस वन आ जाता। तो ये तो क्या होता, क्या ये फंक्शन होता क्या उस केस में तो यहाँ पर डोमेन तो चलो ठीक है, डोमेन तो आपका क्या रहता, एक्स आपका बिलोंग करता -1 से 1 के बीच में, है ना, ठीक है। बट डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए क्या मिल रही है, 2 इमेजेस मिल रही है ना। अरे इसका ग्राफ पता है ना, -1 से 1, ये लो ग्राफिकली देख लो, कोई भी लाइन जो कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 2 पॉइंट पर कट कर रही है ना। सीधा सा वैसे देख लो, हर एक एलिमेंट की 2 इमेज मिल रही है, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में ये रिलेशन होगा, उस केस में ये रिलेशन होगा, उस केस में रिलेशन रहेगा। तो इसको आप ठीक है, तो इस केस में आप इसको क्या बोल दोगे, एक्सप्लिसिट रिलेशन। बट हम सिंस किसकी बात कर रहे हैं, हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, तब वो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेर वाई इज पॉजिटिव and no doubt x belonging to -1 to 1, then तब y is equal to क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द स्क्वायर रूट, क्योंकि y क्या है, पॉजिटिव है, तो y को इन टर्म्स ऑफ x आप लिख पा रहे हो ना, और ये फंक्शन भी है, फंक्शन है ना, क्योंकि y अगर पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, यही बनेगा, ये -1 और इधर में 1। तो कोई भी लाइन जो कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट कर रही है, एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये फंक्शन है ना। तो इस केस में आप इसे बोल दोगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। आया ना समझ में, तो बस ये है आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। किसी भी एक वेरिएबल को, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किसी भी एक वेरिएबल को, ऐसा नहीं कि y को इन टर्म्स ऑफ x ही लिखना है, नहीं, अगर x को अगर आप इन टर्म्स ऑफ y भी लिख पा रहे हो तो भी वो क्या होगा, एक्सप्लिसिट ही होगा, क्योंकि x और y तो क्या है, डमी वेरिएबल है, ठीक है। बट हाँ, अगर आप जिस भी क्वेश्चन में बात कर रहे हो वहां पर मेंशन है, वहां पर गिवन है कि y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, अगर ये गिवन है तब तो फिर क्लियर है कि डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y को ही इन टर्म्स ऑफ x में लिखना रहेगा। इसीलिए देखो डेफिनेशन में मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। चलो ओके, तो अभी ऐसे ही हमारी इम्प्लिसिट की डेफिनेशन भी आ जाएगी। इम्प्लिसिट फंक्शन अभी एक्सप्लेन किया मैंने, जब y को हम इन टर्म्स ऑफ x ना लिख पाए या फिर x को इन टर्म्स ऑफ y ना लिख पाए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में गिवन है कि y डिपेंडेंट है x इंडिपेंडेंट है, तो y को x की फॉर्म में ही देखना रहेगा। इम्प्लिसिट फंक्शन, इफ डिपेंडेंट वेरिएबल से, है ना, मैंने बोला है कि वो y है, if dependent variable y cannot be expressed in terms of independent variable say x, if dependent variable y cannot be expressed in terms of independent variable x, then that function is called an implicit function, ठीक है। y
इंडिपेंडेंट है तो y को अगर x की फॉर्म में हम नहीं लिख पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, बस आपको एक रिलेशन गिवन है, तो अगर आप किसी भी एक वेरिएबल को अदर की फॉर्म में लिख पा रहे हो तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट। और किसी भी एक वेरिएबल को ना तो x को इन टर्म्स ऑफ y ना y को इन टर्म्स ऑफ x आप लिख पा रहे हो, है ना, नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब भला ये रिलेशन है फंक्शन है जो भी है हम देख लेंगे, हमारे पास रिलेशन तो है नो डाउट, ये रिलेशन फंक्शन है यानी वो चेक करना पड़ेगा। एनीवे द थिंग इज हमारे पास ऐसा मिल रहा है कुछ, तो यहाँ से ना तो x को मैं इन टर्म्स ऑफ y ना ही y को इन टर्म्स ऑफ x लिख पा रही हूँ, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा इम्प्लिसिट। ठीक है, लाइक दैट। तो बस ऐसा होता है ये। तो ध्यान रखना इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होते हैं, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट रिलेशन एज वेल एज इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर रिलेशन फंक्शन है तो ये बताया ना, ये रिलेशन रहा, ये फंक्शन रहा। ओके, चलो ओके, तो आज का लेक्चर तो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक तो बाउंडेड फंक्शन देखेंगे और एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखेंगे, दैट इज मोनोटोनिक फंक्शन देखेंगे। ठीक है, चलो तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।